दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इक्विटी लिंक सेविंग्स की म्यूचुअल फंड्स के बारे में, यानी एलएसएस फंड्स के बारे में। आप तो वो कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट प्लान फंड के बारे में, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड एंड एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अब आते हैं अपने सबसे पहले फंड यानी कि कॉन्टेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर हम कॉन्टेक्स्ट प्लान के बारे में बात करते हैं तो ये जो फंड है हमारे पास, इसकी अगर हम एज देखें तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के साथ ये फंड है। वैसे इसने लास्ट के अगर आप AUM साइज़ देखेंगे तो AUM साइज़ हमारे बाकी सारे जो जितने भी एलएसएस फंड हैं उससे काफ़ी कम है। हमारे पास ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपीज़ का ही AUM है, यानी कि एक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड। बट लास्ट के अगर आप 3 to 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो अगर आप चाहे रोलिंग रिटर्न्स देखें या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हम रिटर्न्स देखें तो कॉन्टेक्स्ट प्लान के आए हैं। तो आइए रिटर्न से आने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट प्लान एक्चुअली है क्या। तो आपको पता है जो कॉन्टेक्स्ट प्लान आता है वो हमारी क्वांट जो म्यूचुअल फंड है उस कैटेगरी या फैमिली का फंड है। क्वांट जो फंड होता है वो एक स्पेशलाइज्ड जो होती है स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो किसी फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो एक क्वांटिटेटिव मेथड यानी क्वांट जैसे इसके नाम में भी आ रहा है, वो एक फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। यानी कि मार्केट में, यानी कि आपके देखिए जैसे भी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आपके जो इन्वायरमेंट है वो फैक्टर हो गए, आपके जो जिस तरीके से आजकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, तो इन सब पैरामीटर्स को वो ध्यान में रखता है। उसके बाद से वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं वो फॉर्मूले के अंदर इन वेरिएबल्स को एंटर करता है और जो फंड रिकमेंड होते हैं वो अपने स्टॉक्स, वो वाले स्टॉक्स इसके जो फंड है उसके अंदर कैटेगरी के अंदर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जिस तरीके से मैक्रो वेरिएबल्स इतने डायनामिकली वॉलेटाइल वर्ल्ड के अंदर चेंज होते रहते हैं, उसी तरीके से जो इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस फंड का टर्नओवर रेशो सबसे ज़्यादा है एंड दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फंड है जो काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होती है। हम इस फंड के अंदर ये नहीं बोल सकते कि ये ग्रोथ स्टाइल फॉलो कर रहा है या कोई एक ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड को, म्यूचुअल फंड्स को या पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को रखता है। ये हाइब्रिड अप्रोच रखता है। जब जैसा इन्वायरमेंट माइक्रो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा फंड चल रहा है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज ज़्यादा चल रही हैं, तो वो इस टाइम पे उसने वैल्यू ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं वो अपने फंड के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखी हुई हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, अगर आप देखते हैं किस तरीके से इसने अपने जो फंड है उसके अंदर डिफरेंट टाइम के अंदर चेंज किए हैं सेक्टर्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं मार्च 2002 से लेकर हमने दिसंबर का कंपैरिजन किया है। तो मार्च के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, मेटल्स, पब्लिक बैंक्स, ये हमारा मार्च के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम जून के अंदर आते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हो गया, देन पब्लिक बैंक्स, नाउ फार्मास्यूटिकल्स, प्राइवेट बैंक्स एंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि काफ़ी हद तक इसके विद इन 3 मंथ्स इसके जो सेक्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। नाउ इफ वी गो बैक टू द सितंबर 2022 के अंदर देखते हैं तो नाउ वी हैव कंस्ट्रक्शन, FMCG। अब ना देखिए FMCG के अंदर इसका लोकेशन बढ़ गया है, ये लॉजिस्टिक्स, पब्लिक बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस, यानी कि प्राइवेट बैंक्स अभी नहीं है। नाउ अगर आप दिसंबर का डेटा देखते हैं तो यू कैन सी द टॉप में नाउ वी हैव द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, FMCG, लॉजिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना चर्न हुआ है, कितने सेक्टर्स को ऊपर नीचे हुआ है विद इन अ सिंगल ईयर। काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो बाहर हो गए हैं या फिर कुछ सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा लोकेशन इसने विद इन द क्वार्टर चेंज किया है। तो अब आ जाते हैं हम मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड के अंदर। हम इन तीनों फंड्स को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हम एक रिटर्न्स का और रिस्क का अलग से कंपैरिजन भी करेंगे। बट उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड को देख लेते हैं। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड जो है आपका, अगेन ये हमारे पास काफ़ी ओल्ड फंड है, हमारे पास ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से हमारा ये फंड है। इसका अगर हम AUM साइज़ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस करोड़ रुपीज़ का हमारा AUM साइज़ है। रिटर्न्स आने से पहले हम इसका पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। तो अगेन हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने कंपेयर किया है मार्च, जून और सितंबर, दिसंबर लास्ट ईयर के रिटर्न्स। अगर हम पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मार्च के अंदर जो है इसके अंदर सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, IT सर्विसेज, ऑयल, फार्मेसी एंड कंस्ट्रक्शन। जून के अंदर आते हैं हमारे पास अगेन वी हैव दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड IT। अगर हम सितंबर के अंदर देखते हैं और दिसंबर और हमारा नवंबर वाला डेटा भी देखते हैं तो यू कैन सी जो टॉप में हमारे हैं प्राइवेट बैंक्स, IT सर्विसेज एंड ऑयल एंड गैस, और सेम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है इन्होंने प्राइवेट बैंक्स, IT एंड ऑयल एंड गैस का रखा है नवंबर के अंदर भी। कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि क्वांट के अंदर जहाँ पे वो हर एक क्वार्टर के अंदर अपनी एलोकेशन चेंज कर रहा था, सेक्टर्स की एलोकेशन चेंज कर रहा था, बट मिराय एसेट ने ऑलमोस्ट जो फंड मैनेजर है उसके कुछ प्रेफरेंसेस हैं, कुछ बायसनेस है,
वो जो सेक्टर्स को उसको बिलीफ है उसको वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, क्योंकि क्वांट जो होता है वो थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ट्रेडर टाइप होती है, बट मिराई एसेट जो है होल्ड वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका जो कन्विक्शन है वो मोर ऑफ ए प्राइवेट बैंक्स और आईटी के ऊपर है, और उन्हीं को ही पोर्टफोलियो के अंदर उन्होंने रखा है। नाउ अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो वी हैव HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। तो मोस्ट ऑफ ए आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे IT स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड की। आपको जैसे पता है एक्सिस के जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं अभी के फिलहाल काफ़ी सारे ही फंड, चाहे वो मिड कैप कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, यानी कि जो उसके फंड्स होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं। और अभी हाल ही के टाइम पे लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर आपको पता है ग्रोथ स्टॉक्स इतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, वैल्यू ओरिएंटेड जो कंपनीज या स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। नाउ अगर आप इस एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का स्टेटअप है, हम इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। आप इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, तो हमारा टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वी हैव द बजाज फाइनेंस। मेजरली हमारा जो है ऑलमोस्ट 17 to 18% जो है हमारा इन दो कंपनीज़ के अंदर, ये दो कंपनीज़ हैं ये दोनों ही ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं। इन्होंने पहले तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इनके अंदर रिटर्न्स हमें नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। ये वैसे तो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं बट ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जब हम अभी आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स फंड के अंदर होता था हमारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर, बट फॉर नाउ एटलीस्ट 1 couple ऑफ ईयर्स इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हुई है। आईओन से पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्क पैरामीटर, क्योंकि रिस्क को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने रिस्क के अंदर हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो लिए हैं उसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा एंड शार्प रेशो। तो आप ऐसे देख सकते हैं इसके अंदर जैसे कि हमने तीनों फंड्स का कंपेयर किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सबसे ज़्यादा है वह है क्वांटेक्स प्लान का, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो फंड है थोड़ा सा आपका वोलेटाइल है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली आपका चर्न होता रहता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है किसी भी जो बेंचमार्क से हम कंपेयर करते हैं तो कितना डेविएट कर रहा है आपका फंड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी फंड उतना ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है, यानी कि लेस रिस्की कम आपको समझा जाता है। इस कंपैरिजन से अगर हम देखें तो क्वांट का सबसे ज़्यादा है एंड मिराई एसेट का सबसे कम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि उसके अंदर आपको देखेंगे पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट सेम था। नाउ अल्फा के अंदर हम बात करते हैं। अल्फा आपको रिटर्न्स बताता है, अल्फा इज़ वेरी गुड अबाउट द कॉन्टेक्स प्लान, हमारा 4% से भी ऊपर का है। शार्प रेशो के अंदर हम बात करें, शार्प रेशो जो होता है आपका रिटर्न्स ओवर रिस्क होता है, यानी कि फंड जो है वो कितना रिटर्न्स दे रहा है रिस्क को लेके। तो जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा उतना फंड अच्छा समझा जाता है। उस कैटेगरी के अंदर हम देखें तो अगेन कॉन्टेक्स प्लान, क्योंकि इसके रिटर्न्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो कॉन्टेक्स प्लान जो है वो काफ़ी अच्छा हमारा एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स इसकी वैल्यूज़ काफ़ी बेटर है। नाउ अगर हम बात करते हैं फाइनली अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, हमने कंपेयर किया है 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड लाइफ टाइम जितना भी CAGR आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी दी है फंड्स ने। तो आप देख सकते हैं क्वांट ने आपको डबल डिजिट्स रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट 40%, और लाइफ टाइम अगर हम देखते हैं तो मोर देन 20% आपको एनुअली रिटर्न्स दिए हैं। भाई एक्सिस और मिराई एसेट ने लास्ट 1 ईयर के अंदर परफॉर्म ऑलमोस्ट नेगेटिव किया है, यानी कि आपका जो इंडेक्स से भी बुरा परफॉर्म किया है इनफैक्ट। लेकिन जैसे ही आप इसको 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो स्टिल आपको जो रिटर्न्स हैं वो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो एटलीस्ट मिल रहे हैं। तो एक्चुअली आपको दिखाने का रिटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट 1 ईयर के रिटर्न से इंप्रेस हो जाइए, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक डिस्क्लेमर भी बोला जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो इंश्योर नहीं करती है आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को, यानी कि पास्ट के रिटर्न्स इंश्योर नहीं करते फ्यूचर परफॉर्मेंस। और हमारा जो पर्पस है वो ये देखने का है कि एटलीस्ट क्यों आ रहे हैं हमारे पास, और अगर हम किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके पीछे क्या है। तो अगर आप लेट्स सपोज क्वांट या एक्सिस या कोई भी फंड इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड एटलीस्ट सी कि क्या थ्योरी है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रिटर्न्स और रिस्क है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप यू गेट सम आइडिया, आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। हम अपनी ELSS फंड्स की ये जो सीरीज़ है इसके अंदर कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरे जो ELSS फंड्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और उनको हम डिटेल के अंदर हम बताएंगे। बाकी अगर आपको किसी और फंड के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मेंशन करिए नीचे। आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो चैनल है वीडियो है शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।